अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 146 लिमिट में रहो। पावागढ़ का जेनी कुछ ऐसे फायदा उठाएगी कि सुजॉय के कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। जैसे ही उसके दिमाग ने समझा कि जेनी ने उसे पीछे से ऐसे होल्ड कर रखा है, उसने तेजी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, जेनी ये क्या है? लेकिन जेनी ने उसे उसी तरह होल्ड किए हुए ही कहा, वही तो मैं भी कहना चाह रही हूं सुजॉय, अब हम बच्चे नहीं रहे। ये कहते हुए जेनी ने अपने होंठ सुजॉय की नेकेड पीठ से लगा दिए। सुजॉय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी बॉडी में करंट वाले तार छोड़ दिए हों। उसने पूरी ताकत लगाकर जेनी के बाहों के घेरे से खुद को आजाद किया और उसे लगभग खुद से दूर करके उसका हाथ थामा और उसे खींचकर कमरे से बाहर लेकर जाकर छोड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, जेनी डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। और फिर उसने एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सुजॉय की सांसें गुस्से से अब भी तेज तेज चल रही थीं। उसे जेनी की इस हरकत पर न सिर्फ गुस्सा आ रहा था, बल्कि अपने बॉडी की हर उस जगह से एक नफरत सी महसूस होने लगी थी जहां जहां जेनी का टच लगा था। उसने ड्रेसिंग मिरर के सामने झुककर अपने दोनों हाथ टेबल के कॉर्नर पर टिकाए और सिर झुकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा, यूं कि जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। फिर कुछ देर यूं ही रहने के बाद जब उसने सिर ऊपर उठाया और सामने आईने में अपना अक्स देखा तो छम से जैसे कोई ख्याल उसके सामने आ गया। मुझे जेनी ने टच किया तो भी मुझे ऐसा क्यों महसूस होने लगा? ये पहली बार तो नहीं था कि जब जेनी ने मुझे हक किया हो। फिर आज ये चीज मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है? क्या मुझे लेकर जेनी के एहसास बदल गए हैं या किसी और वजह से मुझे जेनी का ऐसे टच करना बुरा फील करा रहा है? सुजॉय काफी देर तक इसके बारे में सोचता ही रह गया। दिल के किसी कोने में जैसे उसका मन जोर जोर से बस लैला के नाम का विर्द किए जा रहा था। अभी उसने ये सब सोचते हुए टी शर्ट डाली ही थी कि तभी दरवाजे पर हल्के से किसी ने नॉक किया। सुजॉय ने चौंकते हुए सोचा, कहीं जेनी फिर से तो नहीं आई? ये ख्याल आना था कि सुजॉय के जबड़े कस से गए। उसने एकदम से जाकर एक झटके में दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने पाहूजा साहब को देखकर कुछ पलों के लिए वो ठिठक सा गया। डैड आप? कहते हुए उसने दरवाजे के एक तरफ होते हुए उन्हें अंदर आने की जगह दी। पाहूजा साहब ने कुछ धीमी आवाज में कहा, वो मुझे तुमसे गिफ्ट का स्टेटस पूछना था। सुजॉय ने मुस्कुराते हुए दरवाजा वापस बंद किया और पाहूजा साहब को लिए बेड पर बिठाते हुए बोला, गिफ्ट का स्टेटस तो मैं आपको बाद में बताऊंगा डैड, लेकिन उससे भी पहले एक अजीब सी कोइंसिडेंस हुई आज। कैसा कोइंसिडेंस? पाहूजा साहब ने क्यूरियस होते हुए पूछा। तब सुजॉय ने उसे कबीर के सेम सरप्राइज के बारे में बताते हुए कहा, लेकिन सबसे खुशनुमा बात पता है क्या थी डैड? कि कबीर की एस्टीम कार के सामने उसने हमारी कार एक्सेप्ट की। और उसके पीछे रीजन क्या दिया मालूम है? क्या? पाहूजा साहब ने जल्दी से कहा। तब सुजॉय ने उन्हें सारी बात बताई। सब सुनकर पाहूजा साहब के चेहरे पर एक चमक सी बिखर गई। अच्छी लड़की है लैला भी, भगवान उसे ढेर सारी खुशियां दे। कहते हुए पाहूजा साहब को जैसे अचानक से कुछ याद आया। उन्होंने सुजॉय से कहा, 2-3 दिन हो गए सुहाना से मिले हुए, मुझे उससे मिलना है बेटा। तब सुजॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कल आपको ले चलूंगा। कहकर उसने पाहूजा साहब की हथेली थामकर उसे अपने आंखों से लगाते हुए बोला, एनीथिंग फॉर यू डैड। उसकी बात सुनकर पाहूजा साहब ने भी उसे गर्व भरी नजरों से देखा। अगली सुबह लैला सोकर उठी ही थी कि मारिया ने उसे नाश्ता देते हुए कहा, आज यूनियन के ऑफिस जाना होगा लैला मैम, वहां कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लैला ने अपनी प्लेट में सर्व करते हुए कहा, ठीक है, बस नाश्ता करके रेडी होते हैं फिर। और फिर दोनों नाश्ते के बाद यूनियन ऑफिस आ गई थी, जहां 5-6 लोग लैला के इंतजार में बैठे हुए थे। उसके आते ही उन जूनियर आर्टिस्ट के ग्रुप में से एक ने कहा,
लैला मैम, हम बहुत आस लेकर आपके पास आए हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारे हक के लिए आवाज उठाएं। लैला ने उन्हें परेशान देखकर कहा, आपकी बात जरूर सुनूंगी मैं काका, लेकिन पहले आप लोगों से विनती है कि परेशान मत होइए। कहकर उसने डेविड को उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए कहा। कुछ ही देर में वड़ा पाव के साथ उन सब के लिए चाय आ चुकी थी। लैला को जब लगा कि वो लोग अब कुछ हद तक पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, तब लैला ने उनसे पूछा, तो उनके उसी लीडर ने जवाब दिया, बात यह है मैम कि हमने हंसराज सर के प्रोडक्शन हाउस में 2 फिल्मों के लिए पूरे 3 महीने तक उनके लिए काम किया। फिल्मों ने कमाई भी अच्छी खासी की, ये जग जाहिर है, लेकिन अब वो अपनी तीसरी फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका आज मुहूर्त शूट है, मगर हमारी पहली फिल्म के बकाए भी अभी तक चुकता नहीं किए हैं। हम तो जतन कर करके थक गए हैं, लेकिन वो हमारे जैसे कम से कम 20 लोगों का हिसाब भी नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर लैला कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने कुछ देर बाद कहा, ठीक है, ऐसा कीजिए, हम लोग मुहूर्त में चलते हैं। जिन जिन लोगों का पैसा वहां फंसा हुआ है उन सारे लोगों को खबर कर दीजिए कि हमें वहां ज्वाइन करेंगे। ये सुनते ही डेविड और मारिया के जैसे मुंह खुले के खुले रह गए। डेविड ने जल्दी से उसके पास आकर कुछ धीरे से कहा, लेकिन मैम ऐसा नहीं करते, हो सकता है कि वो और ज्यादा गुस्से में आ जाए। लेकिन लैला के चेहरे पर पला का कॉन्फिडेंस था। उसने एकदम से उठते हुए कहा, कुछ जीतने के लिए जिस हिम्मत की जरूरत होती है ना डेविड अंकल, उसमें यह नहीं देखा जाता कि जिससे लड़ाई लड़ना है वो किस ओहदे पर है। मारिया ने उसकी बात समझते हुए 2 गाड़ी मंगवाई और फिर लैला ने वहां इकट्ठे लोगों से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को आपका हक दिलवा पाऊंगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं आप लोगों के हक की लड़ाई में आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगी। लैला ने जैसे ही अपनी ये बात खत्म की, वैसे ही अभी लोगों ने जोरदार क्लैपिंग शुरू कर दी। मारिया ने उन सबको शांत कराते हुए गाड़ी में बैठने का इशारा किया और सब हंसराज के नई फिल्म के सेट पर पहुंच गए। वहां सेट पर पहले से ही बहुत भीड़ थी, लेकिन लैला को देखते ही जैसे हर कोई बस उसी की तरफ देखने को मजबूर हो गया था। लैला को ये देखकर हैरत हुई कि वहां कबीर भी था, जो कि शायद मुहूर्त पार्टी में आया हुआ था। लैला ने उसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हेलो कहा, फिर सीधे हंसराज के पास पहुंच गई और उसे कहा, सर हम ये मुहूर्त शॉट नहीं होने दे सकते। हंसराज एक निहायत ही प्रोफेशनल प्रोड्यूसर था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन और कितनी बड़ी हस्ती है। उसने एक रौबीली चाल चलते हुए उसके पास आकर कहा, ओ मिस लैला रॉय, जान सकता हूं कि आप ये मुहूर्त शॉट क्यों नहीं होने दे सकती? तब लैला ने कहा, इसकी वजह मैं नहीं, ये लोग आपको बताएंगे। सिने एम्प्लॉइज यूनियन की सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आगे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको इन गरीब और मजबूर लोगों का पिछले 2 प्रोजेक्ट्स का बकाया हिसाब क्लियर कर देना चाहिए। हंसराज ने जब देखा कि लैला यूनियन की बात कर रही है, तो उसने एक नजर अपने मैनेजर को देखा और फिर लैला से बोला, आप इनके साथ जाकर उधर ऑफिस में बैठिए, मैं 10 मिनट में मिलता हूँ। लैला ने ओके कहते हुए मैनेजर के पीछे पीछे कदम बढ़ा दिए और उसके साथ साथ जो दूसरे लोग आए थे वो लोग भी लैला के साथ ही थे। ऑफिस के बाहर लगे बेंच पर बाकी लोगों का बैठने का इशारा करके मैनेजर लैला को लिए अंदर केबिन में चला आया। लैला को पानी ऑफर करके मैनेजर ने कहा, आप यहीं बैठकर इंतजार कीजिए, सर अभी आते ही होंगे। उधर गांव में अम्मा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। लगातार हफ्ते भर अस्पताल दौड़ने के बाद भी उन्हें किसी तरह भी आराम नहीं मिल रहा था। नंदराय अभी अभी अम्मा की रिपोर्ट लेकर लौटा था। गुर्दे में पथरी की रिपोर्ट आई थी। अम्मा के पूछने पर नंदराय ने बताया, डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा है अम्मा, लेकिन ये जो पोते का सोग मनाने के चक्कर में तुमने अपना खाना पीना सब तबाह कर रखा है ना, तो अब कमजोर हो गई हो, और इतनी कमजोरी में डॉक्टर ऑपरेशन करने को मना कर रहा है। अम्मा की बूढ़ी आंखों में सोच की लकीरें और गहरी हो गईं। उन्होंने शून्य में निहारते हुए कहा, अरे जाने दे नंदू, ये सब डॉक्टर और अस्पताल के चोचले हैं।
मैं गांव के वैद्य जी की दी हुई पुड़िया खाकर ठीक हो जाऊंगी। तू इतना परेशान ना हो। लेकिन नंदराय इस वक्त अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेहद भावुक होता जा रहा था। उसने अम्मा का हाथ अपने हाथों में थामकर कहा, अम्मा, मैं परेशान न हूं। अपनी जिद की वजह से आज इस हाल में पहुंच गई हो तुम, और जिद भी उस पोते के लिए जिसने घर छोड़ने के बाद एक बार पलट कर तुम्हारा हाल चाल तक नहीं पूछा। नंदराय की ये बात सुनकर अम्मा ने धीरे से कहा, तुझे अच्छे से पता है ना कि मेरी तकलीफ कम करने के लिए तू क्या कर सकता है। नंदराय सुनते ही उन्हें चौंक कर देखते हुए धीरे से बोला, लेकिन अम्मा, ये तेरी सचमुच की बीमारी है। नरेन को देखकर ठीक नहीं होगी, उसके लिए इलाज करवाना होगा। ये सुनकर अम्मा की आंखों में एक बार फिर से उदासी के बादल घिराए थे। उन्होंने दूसरी तरफ चेहरा घुमाते हुए कहा, तू नहीं समझेगा नंदू, तू नहीं समझेगा। इसीलिए रहने दे मुझ बुढ़िया को, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। ऐसे भी भगवान ने जितने दिन की जिंदगी दी होगी जीकर चले जाना है, अब चाहे जिस हाल में कटे ये दिन। अम्मा के बोल थे कि जैसे कोई कटार। नंदराय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा चीर दिया हो, लेकिन नंदराय ने अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी थी और उसी तरह अपने चेहरे पर सख्ती लिए हुए कहा, ठीक है अम्मा, तू जीती मैं हारा। अब तू इस कदर जिद पर अड़ी हुई है तो मैं तुझे ही लेकर बंबई चलता हूँ। देख लेना अपने पोते को, और अगर मना सकी तो मना भी लेना। मुझे पता है वो मेरी बात टाल सकता है, मगर तेरी नहीं। और फिर मैं देखता हूँ कि तू ठीक कैसे नहीं होती है। उसके लहजे में एक अजीब सा अक्खड़पन सा था। कुछ ही देर इंतजार के बाद हंसराज जब अपने केबिन में आया तो लैला खड़ी हो गई। हंसराज ने खुद अपनी चेयर पर बैठते हुए उसे भी बैठने का इशारा किया और फिर बोला, तो मिस लैला, बताइए आप क्या चाहती हैं? लैला ने उन्हें गौर से देखते हुए अपनी डिमांड बताई और एक पेपर भी उनकी तरफ बढ़ा दिया, जिसमें उन जूनियर आर्टिस्ट और स्टाफ की लिस्ट थी जिनके पैसे हंसराज के प्रोडक्शन में बकाया थे। हंसराज ने उसके हाथ से वो पेपर लिया और उसे कुछ देर तक देखने के बाद एक तरफ रखते हुए बोला, देखिए मिस लैला, अभी आप इस इंडस्ट्री में काफी नई हैं, इसीलिए शायद आपको यहाँ के तौर तरीकों या काम करने के बारे में ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं है। यहाँ इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होते हैं, और आप ये सब जिनके लिए कर रही हैं ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें आदत है ऐसे देर सवेर की। फिर फिल्मों में कितने खर्च होते हैं आपको तो ये अच्छे से पता होगा। लैला हैरानी से उस सेल्फिश हंसराज की बात सुने जा रही थी। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो लैला ने उसे अफसोस से देखते हुए कहा, मैं आपसे अग्री नहीं करती सर। इन लोगों का गरीब और मजबूर होना इन लोगों की फितरत नहीं है, बल्कि आप जैसे बड़े लोगों ने उसे इनकी किस्मत बना दी है। और वैसे भी माना कि फिल्मों में बहुत खर्चे होते हैं, लेकिन उन खर्चों को इन गरीबों के हिस्से से पूरा करना है, ये कहाँ लिखा गया है? ना चाहते हुए भी उसके लहजे में कड़वाहट सी खुल गई। तब हंसराज ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, देखिए मिस लैला, फिल्म प्रोडक्शन का काम ना इमोशन से नहीं हो सकता। वो आप एक्टर एक्ट्रेसेस की फील्ड में ही वैल्यू रखता है। हमारा काम प्योर बिजनेस है, और इसी बिजनेस का नियम ये है कि अगर इन निचले दर्जे वाले लोगों के लिए कोई हमारे दर्जे का आदमी क्रांति करने के मूड में आ जाए तो हम उसे ऊंच नीच जरूर समझाते हैं। कहते हुए उसने अपने टेबल की ड्रॉर से एक व्हाइट एनवलप निकाला और लैला के सामने रखते हुए कहा, और इस ऊंच नीच की समझाइश का ये पहला कदम है। देखिए। हंसराज के लहजे में गजब का घमंड था, जबकि लैला की नजरें उस व्हाइट एनवलप पर जा टिकी थी। आखिर उस व्हाइट एनवलप में क्या था? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।